सभी आरएएस एस्पिरेंट्स को नमस्कार। और कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी एक श्रृंखला चल रही थी, सीरीज चल रही थी PYQ, जिसके अंतर्गत हमने 2013 की मुख्य परीक्षा के पब एड के जो सवाल थे 2 नंबर के, 5 नंबर के और 20 नंबर के, उन पर डिस्कशन किया। उसके बाद हमने 2016 की जो मुख्य परीक्षा थी उसके प्रश्नों पर हमने डिस्कशन किया। और आज हम आगे बढ़ते हुए चले हैं 2018 की मुख्य परीक्षा के 5 नंबर के सवाल, जो अपना प्रश्न पत्र रहेगा तीसरा और सब्जेक्ट है हमारा लोक प्रशासन। तो आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पे कि इसमें कौन कौन से सवाल आए थे, और कुछ साथियों की मैं कॉपी भी लेके आया हूँ कि उसमें उन्होंने किस तरह के आंसर लिखे हैं और उन्हें कितने नंबर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपसे भी गुजारिश है कि अपने सवाल है वो लिखते रहें और कोशिश करें कि बेहतर आंसर लिखें आप, और जो छोटी मोटी गलतियां हो रही है उन गलतियों में सुधार करें। और एक बात ध्यान रखें कि आप जितनी गलतियां करोगे उससे जो पहले गलतियां की गई हैं उन गलतियों से सीखते हुए, उन गलतियों को नहीं करते हुए आप अपना आंसर लिखें, क्योंकि आपको एक क्लियर हो गया है कि आगे जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं या फिर सेलेक्टेड है, उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की है, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो अभी से अपनी आंसर राइटिंग में शार्पनेस लेके आएँ, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का भी और आंसर राइटिंग करने का भी। नहीं तो आपके पास वक्त भी नहीं होगा और आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाएंगे। आप केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे या फिर रिवीजन में लग जाएंगे, तो आपको कहीं भी आंसर राइटिंग का मौका नहीं मिलेगा। या फिर कहीं आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन भी करोगे तो उसके बाद में इस तरह से डीमोटिवेटेड रहोगे कि मेरे को आंसर राइटिंग नहीं आती, मुझे याद तो बहुत कुछ है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ याद होना और लिख पाना एक काफ़ी डिफरेंट है। आपको बहुत चीज़ें याद है, बट उनको एक शॉर्ट रूप में लिखना या कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, इन चीज़ों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कि जैसे मतलब कि भारतीय विदेश नीति और या फिर नवीन लोक प्रबंधन, इस पर लिखना है आपको, तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको 100 शब्दों में, 50 शब्दों में या 15 वर्ड्स में लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कीजिए अपने स्तर पर ही, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि अपना पहला सवाल है वो आज का क्या है। 2 नंबर के सवाल हैं, 2 मार्क्स एंड 15 वर्ड्स, ठीक है। और अपना फीडबैक देते रहिए, हमें भी सजेशंस देते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। उससे आप डिस्कशन से कितना लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बारे में ज़रूर बताइए कि हमने जो इनिशिएटिव लिया है यह कितना कारगर साबित होगा आपके लिए। तो इस पर भी अपने कमेंट्स है वगैरह आप कुछ बताते रहिए हमें, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है, एक इंग्लिश में शब्द कहें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, तो आपको काफ़ी ऐसे पता चल जाता है कि कल्चर शब्द आया है या संस्कृति आया है, क्योंकि संस्कृति में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अलग, लेकिन कल्चर कहते ही आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, कार्य प्रणाली कैसी है, अभिवृत्तियाँ, विश्वास, मूल्य या फिर जो संबंध है आपसी नौकरशाही में, या फिर किस तरह से जो संस्कृति है वो यहाँ के जो समाज है उससे संबंधित है, या उनकी मूल्यों से कितनी संबंध है, उसके आदर्शों से मिलती है या नहीं मिलती है ना। तो एक तो ये हो गया। तो प्रशासनिक संस्कृति, पहले एक थोड़ा सा संस्कृति के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि संस्कृति क्या है ना। जैसा कि संस्कृति हम पढ़ते हैं ना इतिहास में या पुरातत्व विज्ञान में, है ना। तो संस्कृति का एक तरह से देखा जाए तो यह बताया जाता है कि उस समाज में रहन सहन
या खान पान, है ना, इसके साथ साथ मूल्य, आदर्श, है ना, इनके मिला जुला एक जो वातावरण बनता है, कार्यप्रणाली बनती है, उसको हम संस्कृति कहते हैं, है ना। इसी तरह से यह संस्कृति प्रशासनिक संस्कृति है, यानी प्रशासन किस तरह से काम करता है, उनमें कौन कौन सी विधियां यूज होती है या फिर किस तरह के उनके संबंध होते हैं, इस पर हम ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो प्रशासनिक संस्कृति से आशय है, वैसे यहाँ एकदम से परिभाषा लिखना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ शब्दों के साथ लिख सकते हैं कि अभिवर्तियाँ क्या है, एप्टीट्यूड्स, विश्वास और मूल्य, आदर्श, जो प्रशासनिक संस्कृति में पाए जाते हैं, जिस समाज से प्रशासन संबंध रखता है, उनको हम एक प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आगे सवाल में जो कैंडिडेट ने लिखा है वो किस तरह से लिखा है, फिर हम देखेंगे अपने मॉडल पेपर में किस तरह से लिखा है कि इस तरह का आंसर होना चाहिए। प्रशासन की प्रकृति, मतलब यहाँ पूछा तो अपन को गया है प्रशासनिक संस्कृति, लेकिन इन्होंने लिख दिया है प्रशासन की प्रकृति। मतलब इनको क्लियर, यहाँ जैसे अपन देखेंगे तो इनको अभी तक क्लियरिटी नहीं थी। इसमें तो बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल ही हमारे सिलेबस में ही नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं से उठाकर डाल देते हैं क्योंकि उनसे संबंधित करके। तो बेशक किसी सवाल को फेस करने के लिए या फेस करने के लिए जिस तरह से अपन को रणनीति अपनानी पड़ती है वह है जैसे प्रशासन की प्रकृति लिखा है। संरचना, व्यवस्था एवं समाज एवं पर्यावरण के साथ परस्पर संबंधों का स्वरूप जो सामूहिक रूप से लोक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रशासनिक संस्कृति कहलाती है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन्हें परफेक्ट आंसर नहीं लिखने की वजह से केवल आप यहाँ देख रहे होंगे आधा नंबर दिया गया है, केवल आधा नंबर। लेकिन इसमें ये गुंजाइश बनती है कि यदि इसमें होता ये है कि जैसे जांचने वाला है उससे पहले जांची ये कॉपी और उसमें बेहतर आंसर था, सटीक था, कुछ ही की वर्ड्स में उसने समेट लिया है, तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स डाले हैं लेकिन वो आपके व्यवस्थित नहीं हैं, तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और कम मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अगली कॉपी में हम देखते हैं प्रशासनिक संस्कृति से तात्पर्य नौकरशाही की संस्कृति, प्रोटोकॉल्स, अनुशासन, संचार का माध्यम तथा नियमों की पालना से है। वर्तमान में इसका परिदृश्य बदल रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें सही लिखी हैं, इसमें इन्हें डेढ़ नंबर दिया गया है, मतलब काफ़ी नज़दीक लिखा है अभी तक। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है, आपने भी पढ़ा होगा कि उससे और इससे थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ वर्ड्स हैं वो उनमें लिखे गए हैं, इस कॉपी में नहीं लिखे गए हैं। लेकिन जो एक आंसर होना चाहिए वह कैसा हो हम देखते हैं। प्रशासनिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, नंबर 1, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित मुद्दों में होता है। ठीक है, इसमें अनुभविक विश्वासों जो अनुभव से प्राप्त हुए हैं उनसे, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, है ना, उससे, और मूल्यों की वह व्यवस्था है जो उस परिस्थिति को परिभाषित करती है जिसमें प्रशासनिक क्रिया संपन्न होती है, कि किस तरह के माहौल में, किस तरह के पर्यावरण में प्रशासनिक संस्कृति चलती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ उदाहरण भी एक लिखा जा सकता था कोई अच्छा सा। जैसे किसी प्रशासनिक संस्कृति में हम देखते हैं कि वहाँ जो व्यक्ति आता है उसको काफ़ी मान सम्मान दिया जाता है। कुछ ऐसी प्रशासनिक संस्कृतियाँ होती हैं जिन्हें मूल्यों से हटकर पूर्वाग्रह रहित होकर काम किया जाता है। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि किसी प्रशासनिक संस्कृति में बहुत भ्रष्टाचार पाया जाता है, कहीं बहुत ईमानदारी पाई जाती है, यानी उसमें मूल्य कितने हैं, विश्वास और अभिवृत्ति है या नहीं है। इस तरह की संस्कृतियों को हम उदाहरण से समझा सकते हैं।
ठीक है, जैसे अमेरिकन संस्कृति है, इंडियन प्रशासनिक संस्कृति है, यानी उसकी कार्यप्रणाली क्या है और वो मूल्यों और आदर्शों पे कितना, नैतिक मापदंडों पे कितना चलती है, यही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, तो इसको आप वर्ड्स में बांधने की कोशिश कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगला सवाल है सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या है। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, कोई टफ सवाल नहीं है। और हमने पिछली देखा होगा कि पेपर्स में हमने देखा था काफ़ी में ये सिविल सेवा के मूल्य पूछे जा रहे थे, सीधे सीधे भी पूछे जा रहे थे, और वो 2 नंबर से लेकर 10 नंबर के सवाल तक पूछे जा रहे थे, है ना। तो इन चीज़ों पर आपको गौर करने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका बार बार रिपीटेशन होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और तब भी तो हम देखते हैं कि PYQ में क्या क्या है और किस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर लिखना, यही तो हेल्प करता है अपना। और यदि आप एक सवाल देखोगे किताब उठा के, तो आप कम से कम 4-5 सवाल और भी देखोगे, जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि उस सवाल में ये आंसर होगा। अब आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी पढ़ लिया, और ऐसे अनायास पढ़ा हुआ आपको याद भी रह जाता है, ठीक है। तो इसके मूल्य हम देखते हैं, तो जैसे ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठा, और पूर्वाग्रह रहित, या इसको ऐसे कह सकते हैं इसके साथ में तटस्थता, ठीक है, तटस्थता। तो इस तरह के सवाल, जैसे फिर नेतृत्व, है ना, ये जो मूल्य हैं आप एक बार यदि सारी पढ़ने चाहें और इनको कंठस्थ करना चाहें या इनको समझना चाहें, तो सेकंड जो ARC है, सेकंड ARC रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें, उसमें ये टॉपिक ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि आंसर्स किस तरह से लिखे गए हैं। मुख्य मूल्य क्या है। अब मान लीजिए यहाँ तो इस तरह से लिख दिया है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा इस तरह से पॉइंट्स में हो सकता था, टू द पॉइंट, जैसे एक यहाँ लिख दिया, दूसरा, तीसरा, बुलेट पॉइंट्स करके आप इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है। फिर भी इनके अच्छे आंसर मार्क्स मिले हैं, इनको 2 मार्क्स मिले हैं। इन्होंने लिखा है खुलापन या पारदर्शिता, जवाबदेहिता, है ना, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, समर्पण, गैर पक्षधरता, निष्पक्षता, निर्व्यक्तिता और उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, तटस्थता आदि। तो इनको 2 मार्क्स मिले हैं। इस तरह से आप यदि आंसर लिखते हैं तो बेहतर होगा कि आपको भी 2 मार्क्स मिलेंगे। अगले कैंडिडेट्स को भी 2 मार्क्स मिले हैं कि इन्होंने यहाँ हवाला भी दिया है, देखिए आप, सेकंड ARC रिपोर्ट का, अध्यक्ष वीरप्पा मोइली। ये लिखने की इस आंसर में कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इनको ये फैक्ट याद था तो इन्होंने कोष्टक में लिख दिया। ये ध्यान रखें कि यदि आपको फैक्ट याद है और आप लिखना चाहते हैं तो अपने समय और स्थान को, जिस कॉपी में स्थान है या नहीं, इसको बहुत ध्यान में रखें। यदि आपको इस तरह से एक्स्ट्रा लिखना है, ज़रूरी हो तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि एक्स्ट्रा लिखना है तो आपको स्पेस और टाइम दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि एक तो अपन को जगह नहीं मिलती, और दूसरी बात है कि हमें अगला सवाल भी देखना है, उस पर भी हमें चिंतन करना है। 7 आधारभूत जो बताए हैं वो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थता, नेतृत्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिता आदि हैं, है ना। तो इसमें कितने लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक ये भूल गए। तो इनमें से भी इस तरह से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि 7, पहले तो आप संख्या बता रहे हैं, फिर आपको 5 ही याद होते हैं या 3 याद होते हैं। तो इसलिए जैसे अब इनको बहुत सारे याद थे तो इनके 5 इनको लिखना कहा था, कि कोई भी मतलब मूल्य कहा था, न तो संख्या दी है कि कितने लिखने हैं, न ये ऐसे कहा है कि पर्टिकुलर लेखक के या उस रिपोर्ट के लिखने हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, 5-7 आप लिख सकते हैं। लेकिन आप यदि ये सीमा बांध देते हैं, फिर उसके बाद में 6 ही या 5 ही लिखते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि इसमें जांचने वाले को पता चलता है कि इनको पूर्ण रूप से याद नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इतना भी बड़ा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जाता है। हो सकता है आपका आधा नंबर का नुकसान हो जाए, तो वो भी बहुत है,
है ना। आधे नंबर से तो आपकी सर्विस चेंज हो जाती है। तो समर्पण, गैर पक्षधरता, निष्पक्षता भी सिविल सेवक के में आवश्यक हैं। ठीक है, फिर भी इनको अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, 2 मार्क्स दिए गए हैं। अब देखिए क्या क्या होने चाहिए। देखिए इस तरह से यदि आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, मतलब 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है इस तरह से, जिससे इसका इफेक्ट यदि क्वेश्चन वाइज कोई चेक नहीं होती है कॉपी और पार्ट वाइज होती है, किसी एक कॉपी चेकर के पास जाती है, तो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है इस तरह का प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या क्या है, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, लोक सेवा के प्रति समर्पण और नेतृत्व। तो इस तरह से आप एक बीच में इस तरह से लिख लीजिए और इसके पार्ट्स बना दीजिए इस तरह सन की तरह, जिससे आपको क्या है कि इसमें एक संभावना रहती है कि आपका उत्तर भी व्यवस्थित होता है और टाइम भी कम लगता है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैंने अच्छा आंसर राइटिंग करके आया हूँ। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। हेनरी फ्योल यहाँ फिक्स किया गया है, अब इनके ही लिखने, इनके बताए हुए हैं फिक्स और लोक प्रशासन बताए हुए हैं कि हेनरी फ्योल ने ये मुख्य दिए थे, बाकी इन्होंने काफ़ी दिए थे लेकिन मुख्य सिद्धांत और कार्य दिए थे। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखने हैं। यहाँ क्या कर दिया, एक तो हेनरी फ्योल फिक्स कर दिया गया है, दूसरा यहाँ कार्य भी फिक्स कर दिए गए हैं। तो यह आपको बुक में भी मिल जाएगा और वो है POCCC। इनको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं और आंसर में आप यदि कहीं कोष्टक में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर इनके ये होते हैं जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन, कमांड, है ना, तो इस तरह से होते हैं, एंड कंट्रोल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नियोजन और संगठन निर्माण, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण, यानी सीधा सीधा ये तो बिल्कुल ही सीधा सवाल है और प्रेजेंटेशन भी इनका टू द पॉइंट, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और इसी तरह से ही लिखना चाहिए। यदि इसमें दे दिया गया है 5 तो फिर आप 5 के 5 लिख दीजिए। यदि आपको कंफर्म पता नहीं है और आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर कोई इसी तरह की नहीं दी है कि 5 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, तो आप फिर इस तरह से स्टार लगाकर या फिर डॉट्स में इस तरह से बुलेट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वह अच्छा रहता है, जिससे ये नहीं है कि वो गिन ले या ऐसा कोई। तो इनमें इन्हें 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अगले कैंडिडेट की कॉपी देखते हैं। इसमें भी इन्हें 2 नंबर दिए गए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। यदि आपको इंग्लिश वर्ड्स याद नहीं है कम्प्लीटली या फिर आपके पास टाइम की कमी है तो दोनों ही लैंग्वेज लिखना ज़रूरी नहीं है, आप केवल हिंदी में लिख लीजिए और शॉर्ट में उसका इंग्लिश में जो फर्स्ट वर्ड है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। अब ये जो चीज़ लिखी गई है वो एक्स्ट्रा लिखी गई है ना। यहाँ यदि कोई होता दूसरा परीक्षक तो आधा नंबर इस तरह से मिस भी करवा सकता था आपसे कि फ्योल ने औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियों के तहत टेक्निकल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, अकाउंट्स और मैनेजमेंट से संबंधित भी नियम दिए थे। ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं थी। इससे आपका क्या हुआ है, एक तो टाइम बर्बाद हुआ है और दूसरा आप खुल के लिख भी नहीं पाए, तो आपका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। और अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आंसर राइटिंग इस तरह से होनी चाहिए या ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये जो आपकी सुझाव है वो हम तक भी पहुंचाने की कोशिश करें कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपके सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सम्माननीय है ना। तो ये प्रेजेंटेशन देखिए, है ना। इस प्रेजेंटेशन में प्रबंध के 5 सिद्धांत और हेनरी फ्योल, बस इतना सा लिख दिया। योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, और यहाँ लिख दिया POCCC। अब देखते ही उसको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो खुशी खुशी आपको 2 नंबर देगा। उसमें आपकी कटने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। अब नियंत्रण का क्षेत्र अपन ने पढ़ा था, है ना। नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक उच्चाधिकारी है या वो संख्या जिस पर एक उच्चाधिकारी उन कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रख सकता है ना। ये क्या संख्या होनी चाहिए यहाँ की, जो मतलब इसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण रह सके। ऐसे ही तो नियंत्रण रह सकता है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण भी हो सके जिसमें वह सही तरह से निर्देशन, नियंत्रण और इस तरह से जवाबदेहिता उनकी तय कर सके, है ना। तो इनको प्रभावित मतलब इस क्षेत्र को है वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कोई 4 कारक लिखने हैं और वो 4P के रूप में भी फेमस हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। और फिर देखते हैं हम जैसे कौन कौन से हैं कि अवधि, एक तो टाइम पीरियड कितना है ना। और फिर ये हो गया पर्सन, व्यक्तित्व कैसा है, प्लेस कैसा है, और पर्पज़ क्या है। पर्पज़ एक जैसा है कि उच्च अधिकारी का भी काम वही करना है और निम्न अधिकारी को भी वही काम करना है, तो प्रकृति मैच हो गई, जिससे प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। यदि कार्य प्रकृति अलग अलग है दोनों की तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्लेस, ये भौगोलिक दूरी के लिए है कि बहुत ज़्यादा दूरी है, जैसे एक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल पर नियंत्रण रखना है जो यहाँ से लेकर जैसलमेर के किसी बॉर्डर पे, बाड़मेर के किसी बॉर्डर पे हैं, तो वहाँ तक नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि यहाँ आसपास की स्कूलों में नियंत्रण करना या फिर उनका इंस्पेक्शन करना आसान है, इस तरह से। फिर पर्सन, जो व्यक्ति है, जो उच्चाधिकारी है, उसकी मेंटिलिटी भी इस पे काफ़ी प्रभावी रूप से प्रभावित होती है। जैसे कोई घर से लड़के आ गया या फिर घर से तंग होकर आ गया, तो फिर जो नियंत्रण है और खुद का ही नियंत्रण नहीं रहेगा, तो फिर वो अपनी अधीनस्थों पर कैसे नियंत्रण रख सकेगा। या तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा करेगा या फिर जल्दबाजी में उनके विरुद्ध कुछ लिख देगा, है ना। और बहुत शांत और धैर्यवान व्यक्ति है तो वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालातों में अपने जो अधीनस्थ हैं उन पे अच्छी तरह से उनका मार्गदर्शन भी कर सकता है और उन पे नियंत्रण भी रख सकता है ना। और अवधि, टाइम पीरियड, यदि एक संगठन है बहुत पुराना है और एक संगठन नया है, अब आप सोचिए कि किस संगठन पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे एक बहुत पुराना है जिसमें नियम, उपनियम और कार्यप्रणाली सेट है सब, और एक नया नया बना है जिसमें अभी तक नियम पता नहीं है, टाइम पीरियड पता नहीं है या फिर कार्यप्रणाली पता नहीं है, तो फिर वहाँ गड़बड़ होती है कि किस तरह से नियंत्रण किया जाए, है ना। तो ये चीज़ें, मुख्य 4 चीज़ें यही पूछी गई थी कि इसको प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, कारक कौन कौन से हैं। तो अब देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने क्या क्या लिखा है। उच्चाधिकारी की योग्यता और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में लिख दिया। संगठन का आकार, यानी संगठन बहुत बड़ा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, संगठन छोटा है तो उस पर नियंत्रण प्रभावी हो सकता है। कार्य की प्रकृति और संगठन की प्रकृति, अधीनस्थों का व्यवहार, ये ठीक है मतलब, लेकिन पर्यावरण और सरकारी नीति, तो इन्हें 2 नंबर दिए गए। ये भी तत्व है, जैसे इसके साथ साथ में और भी कारक आ सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई। यदि कहीं पर भी दूरस्थ जो संगठन है वहाँ जो कार्यकर्ता है या काम कर रहा है उसको वीडियो कॉल के द्वारा पूछना कि भाई साहब आप कहाँ हो, कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस में आए हो या नहीं आए हो, या फिर आप हाजिरी या उपस्थिति है वो, जैसा कि जोधपुर संभाग में हुआ था, टीचर्स को सबको पता है कि सबसे उपस्थिति मंगवाई जाती थी कि इतने टाइम बाद में आप उपस्थित नहीं हो सकते। इससे पहले पहले आपको रजिस्टर का व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना होता था। इससे संगठन पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है कि अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, और वास्तव में उसका रिजल्ट है वो भी अच्छा मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भौगोलिक कारक, ठीक है, संगठन की आयु, संगठन में उच्चस्थ अधीनस्थों का व्यक्तित्व और उच्चस्थ अधीनस्थों के कार्य की प्रकृति, आईसीटी उपकरणों का प्रयोग, वीसी कॉन्फ्रेंस आदि।
ठीक है, अच्छा आंसर लिखा है, जिसमें जो नवीन तत्व हैं, नवीन कारक हैं, वे भी शामिल किए गए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें और भी सवाल करने, और भी आंसर्स लिखने हैं, तो केवल जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, नहीं तो क्या है कि प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। चेक करने वाला भी ऐसे सोचता है कि बहुत सारी चीज़ें लिख दी, हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी पढ़े या नहीं पढ़े, इसलिए जो चीज़ें पूछी गई वो क्लियर कट लिख ली और अपनी बात खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। जैसे ये क्लियर लिखा हुआ है, व्यक्तित्व, अवधि, उद्देश्य और स्थान, बस 4 चीज़ें लिख दी, और यही हमें सोर्सेज में मिलता है कि 4 जो मुख्य बातें हैं वो कौन सी हैं। तो ये इसके साथ में यदि पूछा जाता, कोई यहाँ इस तरह से नहीं कहते कि 4 कारक नहीं, तो हम और भी लिख सकते थे, जैसे नवीन तत्व लिख सकते थे, टेक्नोलॉजी है, ऑटो मोड पे चल रहे हैं, तो इस तरह से अपन लिख सकते थे। अगला सवाल है अपना 5वां, शून्य काल क्या है? शून्य काल क्या है? यह पबएड में आपको जो सवाल है वो मिलेगा, लोक प्रशासन या प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण, उस चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है कि शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल के बारे में आपने सभी सुना होगा और आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें एक टाइम पीरियड है 12 PM से 1 PM के मध्य यह होता है, और इसमें सार्वजनिक महत्व के जो सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन होता है, उन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, और उन पे जो संसद सदस्य है वो तुरंत कार्यवाही चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। हाँ, यही है कि यदि आपको पता नहीं था बिल्कुल भी तो समस्या हो सकती है कि ये कहाँ से सवाल पूछा गया है। प्रश्नकाल के बाद तथा संसदीय कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व की समयावधि शून्यकाल सामान्यतः 1 घंटा होती है। इसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह भारतीय नवाचार है, दूसरी जगह है या नहीं है, लेकिन भारतीय नवाचार जरूर है। संसदीय कार्यवाही नियमों के उल्लंघन में नहीं, क्षेत्र में नहीं है, या उल्लंघन में नहीं, सॉरी, डेढ़ नंबर दिया गया है। थोड़ा सा व्यवस्थित होता और टाइम पीरियड लिखा हुआ होता कि इतने टाइम से, टाइम पीरियड तो वैसे लिखा हुआ नहीं है कि किस टाइम से किस टाइम के मध्य होता है, यह टर्मिनोलॉजी लिखनी थी कि 12 PM से 1 PM तक, तो आपका आंसर प्रभावी होता और जांचने वाले को पता होता कि टाइम क्या है फिक्स। हाँ, 12 बजे से 1 बजे तक का समय संसद में शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संसद की उपज है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी पता नहीं है, और इस तरह से इनको 1.5 नंबर दिया है, आधा नंबर पूर्ण न होने के वास्ते काट दिया। तो मॉडल आंसर क्या हो सकता है? शून्यकाल में प्रश्नकाल, शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के बाद, यह भी चीज़ आ गई कि प्रश्नकाल के बाद टाइम भी आ गया, 12 से 1 PM के मध्य होता है, जिसमें संसद सदस्य सार्वजनिक महत्व के, यह भी आ गया कि किस तरह के महत्व के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, कि प्रकरणों पर शीघ्र अतिशीघ्र, बहुत फास्ट, जल्दी, त्वरित, इमीडिएट कार्यवाही चाहते हैं। यानी ये इनका यह भी पता चल गया कि क्या लक्ष्य होता है, कौन से मुद्दे पर पूछे जाते हैं, और किस तरह के, और टाइम पीरियड क्या होता है, और किस के बाद होता है, जैसे प्रश्नकाल के बाद। तो ये हमारा जो सवाल है वो पूर्ण माना जाता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, और 15 वर्ड्स में इतने ही चीज़ें मांग, कम से कम 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। 2018 के जो 2 नंबर के सवाल थे उन पे हम डिस्कशन किया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे 5 नंबर के और 10 नंबर के जो सवाल पूछे गए थे उन पे। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप अपनी आंसर राइटिंग को अभी से शुरू कीजिए, और जो सिलेबस है कभी हम इस पर भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ना है हमें, और टॉपिक्स को किस तरह से कंप्लीट करना है, और अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, और हमारी जो परिस्थितियां हैं क्या उनमें हम कर सकते हैं तैयारी या नहीं कर सकते हैं। कई सारे सवाल आते हैं, जैसे
कि हम उस जॉब में है या फिर यहाँ तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी भी हमने कोई ऐसी कोचिंग नहीं ली है या फिर हमें ऐसा कोई गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी सवालों पे यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर हम तक पहुँचाइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शंका समाधान करने की पूरी। तो थैंक यू वेरी मच।